दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। आप इस बारे में बखूबी जानते हैं कि पूर्व में कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और अब ऐसे में तमाम राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो बिहार पहुंच रहे हैं और बिहार में तैयारियां शुरू हो रही है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास बिहार में चुनाव होने की संभावनाएं हैं। ऐसे में बिहार के तमाम दल के लोग जो हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में अगर बात की जाए इस बार बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की, तो मुकाबला किसी दो पार्टी के बीच या किसी दो गठबंधन के बीच देखने को नहीं मिलेगा। इस बार मामला त्रिकोणीय भी देखने को मिल सकता है। वजह आप जान सकते हैं, एक नाम है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने पिछले कुछ साल पहले, आपको याद होगा, किस तरीके से बिहार में पदयात्रा की शुरुआत की और फिर उन्होंने एक पार्टी के शक्ल में जनसुराज को पेश किया। एक ऐसी पार्टी जिसने बिहार वासियों को एक तीसरा ऑप्शन दिया और ये कहा कि हम अब आपके बीच हैं, अब आपको चुनना है कि आपका नेता कौन होगा। प्रशांत किशोर के बारे में तो आप बखूबी जानते हैं, उनकी पार्टी जनसुराज के बारे में भी आपको लगभग जानकारियां मिल चुकी है। ऐसे में चूंकि हम अभी मधुबनी में हैं और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसे प्रतिनिधि जिनके बारे में मैं आपको बताऊं कि न सिर्फ हमारे साथ जो शख्स अभी अनिल मिश्रा जी खड़े हैं वो इनकी पत्नी, बल्कि इनके पिताश्री आज़ादी के बाद से अब तक मुखिया जो पंचायत के होते हैं वो इन्हीं की फैमिली रही है। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि अगर आज़ादी के बाद से लगातार एक ही परिवार का व्यक्ति अगर मुखिया बन रहा हो तो उस परिवार के लोगों में कोई ना कोई बात तो होगी कि वो लोगों का कार्य कर रहा है। वरना आप जानते हैं कि ये लोकतांत्रिक मुल्क है, यहाँ 5 सालों में लोगों को यह हक दिया गया है कि वो अपने नेता को बदल सके। लेकिन अगर किसी को लगातार चुना जा रहा है तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि कुछ तो बात ज़रूर है। हमारे साथ अभी अनिल मिश्रा जी हैं और ये जनसुराज से मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी भी हैं। और आपको बताते चलें कि अनिल मिश्रा जी जो हैं वो अभी मौजूदा वक्त में मुखिया प्रतिनिधि भी हैं। इनकी पत्नी खुद मुखिया हैं। पूर्व में ये 4 टर्म मुखिया रह चुके हैं और 5वें टर्म में इनकी पत्नी और उससे पूर्व में इनके पिताश्री रहे। अभी चूंकि विधानसभा का चुनाव होना है कुछ महीनों के बाद, तो ऐसे में इनकी जो है प्रबल उम्मीदवारी जो है वो देखी जा रही है और ऐसी उम्मीद है कि जनसुराज से मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से ये उम्मीदवार होंगे। तो हम कुछ सवाल इनसे लेना चाहेंगे, इनसे बात करेंगे ताकि आप तमाम लोगों को ये बात इनके बारे में पता चल सके और आप ये जान सके कि क्या कुछ तैयारियां इनकी है और क्या कुछ विज़न है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। जी धन्यवाद। अनिल मिश्रा जी, मैं आपसे जो जानना चाहूँगा, बात करेंगे विधानसभा के बारे में, लेकिन उससे पहले बात करेंगे चूँकि आप एक मुखिया प्रतिनिधि हैं। पूर्व में आप 4 टर्म मुखिया रहे, पूर्व में आपके पिताश्री भी मुखिया रहे। ये बड़ा कहा सकता है सौभाग्य मिला आपके परिवार वालों को कि लगातार जनता ने आप पर यकीन किया, लगातार जनता आप पर विश्वास करी। क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसी क्वालिटी है कि भाई दूसरे को मौका ही नहीं मिल पा रहा है? देखिए, जब आप किसी पद पर जाते हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, फिर भी अगर आप अपने ज़मीन को अगर नहीं छोड़ते हैं, आप अपने जनता से जिसके वोट के कृपा से आप उस पद तक पहुंचते हैं, लगातार उसकी सेवा में जिस भावना से आपने इसमें आपका पदार्पण हुआ, उस भावना को अगर आप मूर्त रूप अपने कार्यों में देते हैं तो निश्चित रूप से जनता यह देखती है। और शुरू से ही ये बात रहा कि जिसके लिए आपने अभी तक काम किया हो वो कम से कम आपका जब समय आता है तो निश्चित रूप से आपके साथ खड़ी होगी, यह तय बात है। अगर हमने काम किया है, उनको लगता है कि नहीं यह हमारे लिए बेटर है, तो निश्चित रूप से वही लोग लाते हैं इसमें फिर से दोबारा कि नहीं भाई, इनसे बेटर हमारा दूसरा कोई नहीं हो सकता है और ये हमारे लिए अच्छे तरीके से काम, अगर उनकी सोच ये है तो मैं पुनः इसमें बार बार पहुंचा हूँ। यही बात है। मतलब ये है कि जनता ने कहीं ना कहीं यकीन किया है आपके ऊपर, आपके काम पर, आपकी कार्यशैली पर। ये कार्यशैली जो आपने अपने पंचायत में की, रगनी देहत जो आपका पंचायत है, अब चूंकि विधानसभा की बात है, पंचायत एक लेवल है, ठीक है, लेकिन विधानसभा एक बड़ा क्षेत्र हो जाता है। जी। कैसे आप, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी से आपकी प्रबल उम्मीदवारी की खबर है कि आप एक प्रबल उम्मीदवार के तौर पर है, भावी उम्मीदवार के तौर पर है, क्या आप मधुबनी को संभाल सकेंगे? आपको लगता है ऐसा? कोशिश तो कर ही सकते हैं। अभी ये बात तो बेमानी होगी कि मैं कर ही लूँगा। कोशिश करने का
मैं कोशिश का प्रयास करूंगा कि यहाँ जितनी भी समस्याएं हैं उसका निदान, अगर मैं इसमें उम्मीदवारी देता हूँ, पार्टी हमको टिकट देती है, पार्टी अगर अपने हम में विश्वास जता करके हमको चुनाव में लाती है और जनता हम में विश्वास दिखाती है, अगर हमको चुनती है, तो कोशिश करूंगा कि मधुबनी की जो समस्या है, जो इतने वर्षों से क्या समस्या मुझे आपको लगती है? देखिए, यहाँ तो बहुत कोई मधुबनी जिला 1974 में बना, हमको लगता है कि बहुत अमूल चूल परिवर्तन यहाँ नहीं हो सका। जो 74 की बात थी ना, यहाँ की सड़क व्यवस्था आप देख लीजिए, यहाँ नालियों की व्यवस्था देख लीजिए, शहर की गंदगी देख लीजिए, उसके बाद आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए तो सड़कें बनी, लेकिन अब वो सड़कें 90% जगहों पर वो सड़कें उड़ चुकी है, कहीं गिट्टी है, कहीं बालू बचा हुआ है, करप्शन के भेंट चढ़ गई। करप्शन, मैं भी नहीं कहता हूं कि करप्शन की बेट, लेकिन क्वालिटी मेंटेन नहीं हुआ या बनने के समय में वो क्वालिटी से काम नहीं किया गया, जिस वजह से उसकी ये दुर्दशा हो गई। वो मुख्यमंत्री के फंड से बना हो या हमारे माननीय प्रधानमंत्री के फंड से बना हो या जैसे भी बना हो या विधायक जी की कृपा से बना हो, व्यवस्था इतनी बन जाने के बाद लोगों का ध्यान उस पर, वो व्यवस्था है सब जगह। आप देखिए कि अभी कई जगहों हम लोग घूमते हैं, जब देखते हैं कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या जहाँ भी जाते हैं, वहाँ के जो छोटे छोटे शहर भी हैं, नीट एंड क्लीन मिलता है, और मधुबनी जब देखते हैं तो वहाँ सोचते हैं कि काश हमारा भी मधुबनी ऐसा होता। हमारा तो निकटतम, हमारे 2-2.5 किलोमीटर पर हमारे घर से मधुबनी शहर सटा हुआ है, और जब यहाँ की व्यवस्था के बारे में देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। तीसरी बात है कि यहाँ जो लोगों में, हमारे नवजुवकों में बेरोजगारी की समस्या इतनी है कि इतनी ज़्यादा है कि लोग जो सोचते हैं कि अपने तरीके से अपने मेहनत पर कमाना है, यहाँ से पलायन कर जाते हैं। जो लोग यहाँ रह जाते हैं उनकी ज़िंदगी वही सी ग्रेड में चली जाती है। आप देखिए कि यहाँ रोजगार के साधन, हमारे महाराज दरभंगा के द्वारा लोहट चीनी मिल की स्थापना की गई, बाद में गवर्नमेंट का अधिग्रहण हुआ, सकरी चीनी मिल है, रैयाम है, 3 चीनी मिल है, सब बंद पड़ गई, सब बंद पड़ गई। और आप देख लीजिएगा कि विधानसभा में हमने तो नहीं देखा है कि किसी ने इन रोजगार के प्रबल संभावना वाले क्षेत्र को कहीं आवाज किसी ने उठाया। अब सकरी चीनी मिल हो या लोहट चीनी मिल हो, इतना बड़ा विशाल वो चीनी मिल है कि यहाँ के हजारों लोग, लाखों लोगों का रोजगार वहाँ समावेश उसमें हो सकता है, और उससे जुड़ करके किसान की बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। हम किसान भी हैं, और हम लोग जब ईख उत्पादन करते थे तो लगभग अपने खाने भर गेहूं चावल सिर्फ खेत में करते थे, बाकी नगद फसल के रूप में ईख का उत्पादन करते थे, वो लोहट चीनी मिल को देते थे हम लोग, और बड़ा उस समय बड़ा अच्छा था, सिस्टम था। लेकिन धीरे धीरे बंद हो गया, फैक्ट्री बिक गई, फैक्ट्री के सारे स्क्रैप बिक गए, सारे उसके पार्ट्स चले गए। बहुत बार हमने सुना कि उद्योग मंत्री लोग इथेनॉल फैक्ट्री बना रहे हैं, लेकिन आज के डेट में वो 0 सन्नाटा है, कुछ नहीं हुआ। यहाँ से विधायक बने, मंत्री बने, इस जिले की बात हम बता रहे हैं, इस जिले के लोग बड़े बड़े ऊंचे ओहदे पर गए, बड़ा पाग दुपट्टा से। मंत्री यहीं के हैं, उद्योग मंत्री यहीं के हैं, अभी भी मधुबनी जिला के ही आपके उद्योग मंत्री अभी तत्काल तो ये हो गए ना, तो पूर्व उद्योग मंत्री हैं हमारे बड़े भाई समीर जी, अभी नीतीश जी के पास है, मिश्रा जी के पास। हाँ, तो यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े मंत्री रहे, बड़े बड़े लोग रहे, बहुत सम्मान हुआ, बड़ा बड़ा पाग पहन करके गए यहाँ से, खूब मखान हुआ, खूब। अब देखिए कि चीनी मिल, अभी बजट में आपने देखा होगा कि अभी चीनी मिल, अभी मखाना का हब बनने का बात हो रहा है, और देश में जिस मखाना हब क्या है, अब तो सारा पूर्णिया चला गया, यहाँ का मजदूर पलायन करके पूर्णिया और वेस्ट बंगाल चला गया। मखाना हब का है कहाँ, कंप्लीट कोरा गप है ये, यहाँ हब बना के। हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ मखाना से बहुत कुछ यहाँ रोजगार का साधन उपलब्ध हो जाएगा।
रोजगार का साधन उपलब्ध होगा। यहाँ चीनी मिल लगाने से, चीनी मिल को मैंने रीस्टार्ट करने से, और किसी हद तक पलायन रुक जाएगा। यहाँ लोग रोजगार खोजने मधुबनी आएंगे, सिर्फ चीनी मिल यहाँ स्टार्ट हो जाए तो किसानों में खुशहाली आएगी। यही व्यवस्था फर्स्ट प्रायोरिटी है कि यहाँ से पलायन को रोकना, रोजगार सृजन करना, यही बात है। एक चीज जानना चाहेंगे जी, बिहार की अगर बात करें, बिहार की राजनीति की बात करें, तो पिछले कई दशकों में नीतीश कुमार को, लालू प्रसाद यादव को, ये वो दो नाम हैं जिन्हें बिहार की राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। और कहते हैं कि बिहार का बच्चा अगर पूछा जाए कि नेता कौन है, कई बार तो बच्चों से पूछा था प्रधानमंत्री कौन, तो कहा नीतीश कुमार, तो लालू यादव। ये हाल है, लोगों को यहाँ तक जो है कहा सकता है वो नाम चढ़ गया हुआ है। क्या उन नामों से अलग होकर के प्रशांत किशोर बिहार में एक प्रबल उम्मीदवारी पेश कर सकेंगे? क्या उनकी पार्टी का नेता आप अगर प्रशांत जी के बैनर से चलते हैं, क्या आपको लगता है? देखिए, हम थोड़ा सा आपको पीछे ले जाते हैं कि कांग्रेस का जब आधिपत्य इस बिहार से खत्म हो रहा था और लालू जी का फॉर्मेशन, एक बार तो अपने दम पर आ गए और उन्होंने, कांग्रेस ने जो भी बिहार में विकास के नाम पर जो भी किया हो, वो आप लोग छोटे होंगे और आप माने हम लोगों ने देखा है कि बड़ा माने मिथिलांचल हो कि कहीं भी हो, लोग उन्हें कहता है कि सिर्फ दूहने का काम किया लोग। और जब लालू जी का हुआ तो बिहार को बर्बाद करने में किसी का अगर दोष है तो सबसे पहले कांग्रेस का देन है। इतना दिन सत्ता में रही तो बर्बाद हुआ कांग्रेस जननी। और हाँ, जननी निश्चित रूप से ना। लालू जी को स्टैंड 5 साल के बाद स्टैंड देना कौन शुरू किया? कांग्रेस देना शुरू की। और तो कांग्रेस तो आज भी स्टैंड ही देने का काम कर रही है। वही मैं बता रहा हूं, बिहार को बर्बाद करने का काम उनको स्टैंड दी और उसमें से कटता गया। नीतीश जी एक घड़ा बने, धर बने, देख रहे हैं कि इधर बदल के इधर, इधर बदल के इधर। और बिहार में विकास के नाम पर एक फोटो रख दिया गया है, उसी को बार बार चलाया जा रहा है। कभी विकास यात्रा के नाम पर, कभी प्रगति यात्रा के नाम पर, उसी को लगातार चलाया जा रहा है। बिहार जहां से चला था वहीं है। सड़कें सुधर गई, ठीक, लोगों ने वोट दिया सड़क के लिए, सड़कें सुधरी, लेकिन बिजली आई। लेकिन हुआ बेस, यहां से बेस था कि पलायन, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन करने वाला डिस्ट्रिक्ट मधुबनी है। यहां से सारे लोग उठ करके पंजाब, हरियाणा और गुजरात चले जाते हैं। हमारा मजदूर गुजरात को इतना आगे ले गया कि वहां बुलेट ट्रेनें चलने वाली है। और हमारा बिहार अभी मेट्रो के लिए भी कसम घूम रहा है। और यही स्थिति है कि देखिए, यहाँ सबसे बड़ी, आपको लग रहा है कि प्रशांत जी पर यहाँ की जनता यकीन कर पाई? क्योंकि एक चीज़ जो है वो प्रशांत किशोर बड़े कहा सकता है कि बड़े लफ्ज़ों में हमेशा वो कहते रहे, अलग अलग मंच पर देखा गया उन्होंने ये बात कही, पदयात्रा में वो लगातार कहते रहे कि भाई प्रधानमंत्री को अगर किसी ने प्रधानमंत्री बनाया तो कंधा देने वाले में एक नाम प्रशांत किशोर का था। ये बातें अच्छी भी है, लेकिन आवाम को ये भी तो लग रहा है कि भाई जिस आदमी ने पूर्व में उसी प्रधानमंत्री को पद पर चढ़ा दिया, जिसको लेकर के, जिसके खिलाफ आज प्रशांत जी बोल रहे हैं कि भाई देश को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पहले आप ही ने सीने पे चढ़ाया, पहले आप ही ने कांधा दिया, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं। तो ये तो वही बात हो गई कि एक बार बर्बादी में आपने योगदान दे दिया और जब बर्बाद हो गया तो अपने पीछे से आप साइड होकर कहा कि भाई हम एक नई विचारधारा लेकर आए, हम गांधीवादी हैं, हमें वोट करिए, हम विकास करेंगे। क्या लगता है कि देखिए क्या होता है ना कि जब आप बड़ी नेम फेम में जाते हैं, देखते हैं कि सिनेमा हॉल में पिक्चर बड़ा नाम का लगा है, और जब सिनेमा देखने जाते हैं तो जब निकलते हैं वहाँ से तो कहते हैं कि क्या वर्स्ट माने इसका स्क्रिप्ट है। वही स्थिति कभी प्रशांत किशोर जी के साथ हुआ। प्रशांत किशोर जी जो प्रशांत जी धोखा खाए हैं, इसलिए कि प्रशांत जी जिस सोच के साथ वो मोदी जी के साथ हो या किसी भी स्टेट में, कांग्रेस किसी स्टेट के साथ गए, तो उन्होंने चाहा कि यह पार्टी को अगर हम मदद कर रहे हैं तो कम से कम ये जो चलेगी, ये जो काम करेगी, तो कम से कम उसमें हमारी भी राय ली जाएगी। तो हम चाहेंगे कि बेहतर उसमें, जिस तरह से पार्टी को जिताने में हमने बेहतर सुझाव पेश किया, स्ट्रेटेजी बनाया, तो कम से कम इस
माने ये प्रजातंत्र को भी चलाने में इस पार्टी के द्वारा हमसे राय ली जाएगी। लेकिन जब लोग सत्ता नसीह होते हैं तो सत्ता के मद में चूर हो जाते हैं और प्रशांत किशोर जी को दरकिनार कर दिया गया। तो पूरे सबको सुधारने में लगे, कभी इस स्टेट को गए, कभी इस स्टेट को गए, लेकिन जब उन्हें लगा, लोगों के द्वारा भी इनको कहा गया और उनको खुद लगा कि नहीं, हम जो दूसरे को सुधारने चले हैं, पहले अपने स्टेट को हम सुधारें, तो उन्होंने बिहार की तरफ जब रुख किया, पदयात्राएं शुरू की, लगातार चले। आप समझ लीजिए कि ये व्यक्ति कैसे मेहनती हैं। रोज 12 घंटा, 13 घंटा, 14 घंटा यह व्यक्ति मीटिंग करता है। कब सोता है, कब जागते हैं, कोई इनका ठिकाना नहीं रहता है। और बड़ा आयरन मैन के तरह खड़ा होकर के कहते हैं लोगों। तो जो आदमी इतने विश्वास के साथ 14 घंटा, 18 घंटा काम कर रहा है, किसके लिए? अगर यह व्यक्ति एक चाहता तो फर्स्ट क्लास अमेरिका में अपनी जिंदगी, एक फर्स्ट क्लास क्या, सुपर फर्स्ट क्लास में जिंदगी बिता सकता था। लेकिन ये सबों को त्याग कर उस बिहार के लिए अपना जीवन न्योछावर करके, इनकी पत्नी डॉक्टर हैं, क्या जरूरी था इतना तामझाम करके? तो जहां कहीं भी रहते 5 स्टार जिंदगी जीते, हवाई जहाज से पैर नहीं उतरता, लेकिन धूल में रहते हैं, मिट्टी फांकते हैं, लोगों के साथ हैं। आप चले जाइए अभी आश्रम, लोगों की भीड़ रहती है और लगातार मीटिंग पर मीटिंग करते हैं। तो जब वो आदमी इस विश्वास के साथ इस बिहार के नवनिर्माण में लगा है कि लोगों, बिहार की जनता को यकीन हो पा रहा है, लग रहा है? वही बात मैं कहने जा रहा हूँ। जब लोगों के लिए यह व्यक्ति बिहार के नवनिर्माण में लगा हुआ है, तो लोगों को भी विश्वास करना चाहिए कि यह आदमी निस्वार्थ भाव से लगा हुआ है कि मैं बिहार को बदलूंगा। और लोगों को समझना चाहिए, समझेगा कितना ये भविष्य के घर में है। लोगों में एक डर तो है ना, वो ये डर है जो सबसे बड़ा डर है जी, कि प्रशांत जी आ गए हैं, चुनाव लड़ेंगे, नुकसान किसका होगा? नुकसान ये होगा कि वो आरजेडी का वोट काट लेंगे, कांग्रेस का वोट काट लेंगे, और इससे फायदा ये होगा कि बीजेपी वाले बगैर मेहनत के चुनाव जीत जाएंगे। मैं एक बात बताया हूँ ना कि जो बिहार के नवनिर्माण में ये लगे हुए हैं, कौन क्या सोचता है उससे हमको, इस पार्टी को या प्रशांत जी को लेना देना नहीं है। देखिए, लोग तो बी टीम कह रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। आप देखिएगा, अगर बी टीम हम होते और बी टीम की जैसी कोई बात होती या किसी दूसरे पार्टी का वोट कटवा की बात होती, तो जो खर्च, जो व्यवस्था, जो लोगों के जुड़ाव से हम लगे हुए हैं, नहीं लगते भाई। जो हो रहा है उसमें कहीं 2-4, 10,000, 5,000 वोट काट करके हम अलग हो जाते। लेकिन हम कह रहे हैं कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, जहां बीजेपी जीत रही है। मान लीजिए अभी से लोगों के मन में तो होगा कि यहाँ 100% माने 99% बीजेपी का यह सीट है, यहाँ दूसरा कोई नहीं जीत सकता है, वहाँ भी हमारा उम्मीदवार रहेगा। क्या जरूरी है हमको वहाँ उम्मीदवार देने का, जब हम बी टीम है, बीजेपी जीत ही रही है, हमारा उम्मीदवार क्या को खड़ा करके हम वहाँ क्या करेंगे अगर हम बी टीम है तो? दूसरा है कि हम वोट लालू जी का नहीं काट रहे हैं, हम कांग्रेस का वोट नहीं काट रहे हैं, हम स्वतंत्र रूप से लोगों को कह रहे हैं कि अगर आप विकास बिहार को बदलने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप हमसे जुड़िए। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप जुड़ना ही है, ऐसा ही करना है। अगर आपकी दिलचस्पी इस बिहार को बिहार के लिए नवनिर्माण की जरूरत अगर महसूस करते हैं तो इससे जुड़िए। अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए। बच्चे का अच्छा भविष्य खोजना चाहते हैं, सोचते हैं तो हमसे जुड़िए। अगर बिहार से पलायन रोकना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए। हम तो कहते हैं कि सही लोग, सही सोच और सबों का जब प्रयास होगा तो हम बिहार को बढ़िया रूप बदल देंगे। एक मैं आखिरी सवाल लूंगा क्योंकि बहुत लंबी बात हो रही है। वो ये कि अगर मधुबनी से आप चुनाव लड़ते हैं जी तो बहुत सारी परेशानियां हैं, पलायन है, बेरोजगारी है, तमाम चीज़ें हैं। आप चूँकि मधुबनी से जुड़े रहे हैं, शहर को आपने देखा, बचपन से आप यहाँ देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि तब से देख रहे हैं जब से ये ज़िला स्थापित हुआ है। अगर
इस ज़िले की बात की जाए तो वो 3, 4, 5 कमी क्या है जिस पर आप पहले फोकस करना चाहेंगे? अगर आपको मान लेते हैं प्रतिनिधि के तौर पर जनता ने जो है यकीन किया और आपको जिता दिया चुनाव, कौन सा वो मुख्य काम होगा जो पहले हाथ लगाने की कोशिश करेंगे आपके? नहीं भाई ये काम पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि ये काम नहीं होने की वजह से मधुबनी जो है वो पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ है। देखिए, सबसे पहले है कि यहाँ चीनी मिल यहाँ स्टार्ट होगा। हम अपनी प्रायोरिटी बता रहे हैं। यहाँ सबसे पहले आपको लगता है अभी भी वो समय है कि गन्ना लोग उपजा रहे हैं? नेक्स्ट लग रहा ये है तो एकदम गन्ना उपजा नहीं रहे हैं। आप देखिए, हम बता रहे हैं आपका या उसकी वजह से रुका हुआ है कि अगर वो चालू हो जाए तो इधर गन्ना का काम फिर शुरू हो जाए। देखिए हम बता रहे हैं, एक उदाहरण देते हैं। अभी आप चले जाइए यूपी के बॉर्डर से जो नेपाल का बॉर्डर सटा हुआ है, तो वहाँ भी गन्ना उत्पादक किसान है। और नेपाल में जितना बॉर्डर एरिया है वहाँ देखिएगा बड़ी बड़ी चीनी मिलें हैं, ठीक है। और हमारे देश में उस गन्ना को खपाने के लिए उतनी सफिशिएंट मिल नहीं है। चोरी छिपे यहाँ का गन्ना जैसे भी जाता हो, ये आंखों देखी बात है, सारा गन्ना नेपाल के चीनी मिल नेपाल जा रहा है। मतलब ये हालात है, हमारे मुल्क का गन्ना नेपाल जा रहा है। ये एकदम ये आंखों देखी बात है। मैं स्वतंत्र रूप से आपको मीडिया में बता रहा हूँ, मैंने आपके चैनल में बता रहा हूँ। ये है, मैंने मिल जब चल रही थी तो यहाँ लोग क्रॉप जो उसको नगद जो फसल कहते हैं के रूप में गन्ना को रखते थे। माने लोग उससे अपने परिवार, गन्ना का पैसा मिला, बेटी का विवाह हुआ, कहीं कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं। इस हद तक लोग इस आशे में थे कि इस बार गन्ने का फसल अच्छे से कर लेंगे और इस बार बेटी की शादी कर लेंगे। बेटी की शादी इतना ज्यादा था। इतना अभी क्या है, आप चले जाइए गांव में, देखिएगा कि ठीक ढंग से पूरा लोग पलायन कर गए। खेती करने के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं, तो उस हिसाब से खेती भी नहीं हो रही। खेती नहीं हो रही है, लोग बाहर चले गए और माने बीघा हेक्टेयर का हेक्टेयर जमीन पड़ती पड़ा हुआ है। लोग मिट्टी बेच रहे हैं। अभी जितना हाईवे, अब चले जाइए हमारे यहाँ, हाईवे अगर बन रहा है तो लोग का सैकड़ों एकड़ जमीन का मिट्टी काट करके उसमें हाईवे में जा रहा है। और हाईवे बन रहा है, मिट्टी आ रही है, तो जो जमीन उपजाऊ था पहले वह बंजर हो गई। उसका अगर 20 फीट मिट्टी कट गया तो फिर भविष्य में भी बर्बाद हो गया, भविष्य में भी उसमें खेती नहीं होगी। तो लोग जमीन में समझते हैं उपजाऊ है, रह नहीं गया, इससे कुछ अर्न तो होता नहीं है, जितना हो सके मिट्टी बेच लो और उससे जितना हो सके कमा लो। जमीन में तो उतना गड्ढा का गड्ढा हमारे पास रह ही जाएगा। यही दिक्कत है। तो मेन अगर कहा जाए तो फोकस्ड आपका है कि पलायन को रोकने की कोशिश की जाए। पलायन रुकेगा तो यहाँ क्या होगा, खेती भी फिर से स्टार्ट होगी, जिसके जो मजदूर वहाँ काम करेंगे, चूंकि मधुबनी जिला के ही रहेंगे, तो अगर चीनी मिलों में काम करेंगे, यहाँ रोजगार का डेवलप होगा, तो खेती भी अच्छे तरीके से होगी। वहाँ से भी पैसा आएगा और किसानी से भी पैसा आएगा। तो दो तरह से यहाँ फायदा होगा। तो पहला है कि यहाँ रोजगार का सृजन मस्ट है। यहाँ रोजगार सृजन के लिए जहाँ तक जाने की जरूरत होगी वहाँ जाने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात है कि यहाँ अच्छे स्कूलों की, अच्छे सरकारी स्कूलों की मैंने सख्त आवश्यकता है। एक भी आईसीएसई बोर्ड नहीं, यहाँ आईसीएसई बोर्ड नहीं है। ये सीबीएसई में भी पढ़ाई के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल में हाई स्कूल बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बन रहा है, अच्छे शिक्षक नहीं है। शिक्षा के नाम पर कंप्लीट धोखाधड़ी है। मैं मुखिया हूँ, मैं स्कूल को विजिट करता हूँ, मैंने, हमारी पत्नी करती है, मैं भी करता था। तो जब तक किसी हद तक जो नियोजन हम लोगों के द्वारा हुआ, किसी हद तक कम से कम ये था कि डिग्री इनके पास है, कैपेबिलिटी जो भी हो इतने दिन में सीखे नहीं सीखे। अभी लेकिन आप देख लीजिए कि जो टीचर बीपीएससी से जाते हैं, आप चलिए कभी किसी दिन मैं आपको न्योता देता हूं कि अभी आइए, हमारे घर के बगल में एक हाई स्कूल है, अगर वह फिजिक्स लिख दे हिंदी में, फिजिक्स, और हाई स्कूल का टीचर है, वो फिजिक्स का टीचर है, हिंदी में फिजिक्स नहीं लिख सकता है। ये मैं आप बीती बात बता रहा हूँ, बीपीएससी से वो शिक्षक आया है। अगर 20 एक विद्यालय में अगर वो पहले क्लास से लेकर के और 10th तक है,
तो उसमें आपको 5 शिक्षक ही ऐसे मिलेंगे जो कैपेबल हैं, जो पढ़ा सकते हैं। बाकी 15 वैसे शिक्षक हैं जो दिन भर बैठे रहते हैं। उनको चाय लाने बोलिए, वो खुशी से लाएंगे। पढ़ाना नहीं पड़े हमको, वो पानी पिला सकते हैं आपको, पढ़ा नहीं सकते हैं। वो पढ़ाने के लिए उनको बोलिएगा तो उनको स्टूडेंट एक दिन कुछ, एक छोटा सा मसला बता रहा हूँ। एक दिन मैं किसी न्यूसेंस क्रिएट हो गया स्कूल में, मैं गया वहाँ लोगों को समझाने। उन्होंने एक क्वेश्चन पेपर हमको, ये उत्तर पुस्तिका हमको देखने को दिया। तो उसमें एक शब्द में अपने टीचरों के प्रति अपभ्रंश शब्द का प्रयोग करते हुए लिखा, नीचे लिखा, तब पढ़ाया ही नहीं तो मैं प्रश्नों का उत्तर किस तरह दूं, एकदम लिखा हुआ था। आज भी हाँ प्रिजर्व अगर कॉपी रहा है होगा तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया है। लोग क्या, जो अच्छे परिवार से हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, पढ़ाने वाले लोग हैं, जमीन बेच करके ही क्यों नहीं बच्चे पढ़े, उनको यहाँ से उठाते हैं, बाहर भेज देते हैं, प्राइवेट अच्छे संस्थान में देते हैं, वो वहाँ पढ़ता है। आप देखिएगा कि बिहार सबसे फर्टाइल जगह है। यहाँ के बहुत ज्यादा आईएएस हैं। पूछिए उस आईएएस से कि वो पढ़ा कहाँ, वो दिल्ली में पढ़ा, लक्ष्मी नगर में पढ़ा, मुखर्जी नगर पढ़ा। तो ये है कि मिला जुला के हैं यहाँ के, पूरी तरीके से झोल तेज रहते हैं। 10th में बढ़िया मार्क आया, बढ़िया पढ़ने में तीव्र बुद्धि का है, उसको गार्जियन जमीन बेच के ही सही भेज दिया बाहर, मुखर्जी नगर पढ़ने, इलाहाबाद भेज दिया। स्तर पर पलायन है, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, रोजगार के लिए हो, जैसे भी हो। आज यहाँ देखिए आप, स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरह ढही हुई। आप चले जाइए, आप किसी भी बीमार व्यक्ति को इमरजेंसी में आप ले जाइए, रेफर हो जाता है, तुरंत कहेगा कि किसी अच्छे जगह ले जाइए, यहाँ साधन उपलब्ध नहीं है। बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना देने से तो होगा नहीं, वहाँ तो वैसे व्यवस्था करने से, आप व्यवस्था भी कर दीजिएगा। अगर आपकी मनसा अगर नहीं है हमको काम करने का, तो आप, और अभाव में भी बढ़िया काम किया जा सकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि वहाँ अभाव है कि बढ़िया है, यहाँ मनसा ही खत्म होती जा रही है। गवर्नमेंट लाख का लाख रुपया सैलरी लेता है और बैठ करके टाइम, मनसा खत्म, उस सिस्टम को सुधारना होगा यहाँ, यही बात है। चलिए, तो ये हमारे साथ अनिल मिश्रा जी थे और इनसे हमारी लंबी बातचीत हुई है और ये बातचीत अगले कई कहा सकता है पार्ट्स में आप तक पहुंचती रहेगी, क्योंकि एक दिन में पूरे मधुबनी की बात भी नहीं हो सकती है। लेकिन जहां तक इनसे मेरी बातचीत हुई और जिन मुद्दों पर बातचीत हुई वो वाकईतन काफ़ी चिंताजनक है। मधुबनी शहर हो या मधुबनी विधानसभा, या यूं कहिए कि पूरे बिहार की बात की जाए, पलायन बहुत बहुत बड़ा मसला है। आप यकीन मानिए कि अभी हाल में 2 ऐसी खबरें सामने आई इस देश में जो काफ़ी चिंताजनक रही, जिसमें महाकुंभ में भगदड़ की खबर सामने आई और दूसरी खबर आज ही देर रात ये खबर सामने आई कि किस तरीके से राजधानी दिल्ली में न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई। दोनों जगह अगर आप मौत के आंकड़ों को देखेंगे तो आधी आबादी सीधे तौर पर बिहार की है। आप सोचिए पूरे भारत में कितने स्टेट हैं, कितने राज्य हैं, लेकिन मरने वाले लोग ज़्यादातर बिहारी ही क्यों होते हैं? इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह यह है कि हमारे बिहार के लोग अलग अलग राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। उसमें इस राज्य के सबसे ज़्यादा पलायन करने वाले लोग मधुबनी ज़िला के लोग हैं। ये वाकईतन चिंताजनक है। हमारी बात अनिल मिश्रा जी से हुई है, लगातार मुखिया रहे हैं, मुखिया प्रतिनिधि के तौर पर अभी भी हैं और पूरी फैमिली जो है इनकी आवाम के बीच रही है, आवाम के लिए काम करती रही है। इस बार इन्होंने प्रशांत किशोर की विचारधारा से जुड़कर उस विचारधारा के साथ यहाँ के ज़िला वासियों और ख़ास करके मधुबनी विधानसभा वासियों की जो है इन्होंने सेवा करने की सोची है। ये तो खैर जनता डिसाइड करती है कि कौन नेता होगा, कौन नहीं होगा, किन्हें वो अपना प्रतिनिधि चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम आप तक ऐसे लोगों को रूबरू करवाएं जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक ऑप्शन बन करके पेश आ सकते हैं। प्रशांत किशोर की विचारधारा क्या है आप बखूबी जानते हैं। प्रशांत किशोर पिछले कई सालों से लगातार बिहार में मेहनत कर रहे हैं। वो एक नए ऑप्शन के तौर पर बिहार में उभर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रशांत किशोर को आप बिहार की राजनीति से अलग नहीं कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव हो, आज तमाम नेताओं के लिए प्रशांत किशोर एक सिरदर्द के तौर पर सामने आ गए हैं। ये सिरदर्द वो सिरदर्द है जो कहीं ना कहीं बिहार की जनता को इस तरह से जागरूक करने की कोशिश कर रही है। वो ये बता रही है कि बिहार वालों, बताओ कि तुम्हें क्या मिला इतने सालों में आज़ादी के बाद। क्या तुम्हारे हालात ठीक हुए? अगर नहीं हुए तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
प्रशांत किशोर सही है, नहीं है, बी टीम है, ए टीम है, सी टीम है, ये सब कुछ जनता डिसाइड करेगी। लेकिन उनकी विचारधारा, उनकी बातें, उनकी सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ऐसे में अनिल मिश्रा मधुबनी विधानसभा से एक संभावित प्रत्याशी के तौर पर हैं। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में अगर इन्हें प्रशांत किशोर इन पर यकीन करते हैं, इन्हें मधुबनी से उम्मीदवार बनाया जाता है, तो आप किस तरीके से अनिल मिश्रा से जुड़ते हैं। और जहाँ तक इनके विज़न की बात है, इन्होंने साफ ये कहा कि स्वरोजगार एक बहुत बड़ा मामला है, अगर इस पर काम कर दिया जाए तो मधुबनी ज़िला वासियों के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। और बहुत सारी कुछ ऐसी बातें हुई जिनसे कहीं ना कहीं ये बात कही जा सकती है कि अगर उन कामों पर इन्होंने फोकस किया जीतने के बाद, तो मधुबनी का एक बहुत बड़ा विकास जो है वो हो सकता है। अब आपको ये बताना है कि आपने इनकी बातों को सुन करके क्या कुछ सोचा, इनके विज़न को लेकर के आपका क्या इज़हार ख्याल है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी धन्यवाद।